नमस्कार मित्रों, एक नया टॉपिक लेकर के आज हम लोग फिर आप लोगों के साथ जुड़े हैं। देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या मैं यूं भी कह सकता हूं प्रस्तावना को उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना को समझें तो कोई भी पुस्तक होती है, भारतीय संविधान भी एक पुस्तक है। कोई भी पुस्तक का शुरुआती जो लेख होता है, जिस लेख के अंदर उस पुस्तक के सारे भाव निहित होते हैं, जिस पुस्तक के लेखकों के विचार जिस प्रकरण में निहित होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में हम लोग प्रस्तावना से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से संशोधन हुए हैं उस बात को हम लोग पढ़ेंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखना, भारतीय संविधान में क्या है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस विश्व के सबसे बड़े संविधान में क्या लिखा हुआ है, वो सारे इतने बड़े संविधान को 7 से 8 लाइनों में समझाया हुआ है। और जहां पर समझाया हुआ है वो है हमारी प्रस्तावना। कैसे समझाया है, क्या लिख रहा है इस प्रस्तावना में, उसको समझते हैं। सुनते जाना ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना में लिखा हुआ क्या है। सुनते जाना और समझते जाना आप लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना में लिख क्या रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना में सबसे शुरू में लिख रहा है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को के लोग भारत को एक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद लिख रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा, मैं कुछ कलर्स यहां पर यूज कर रहा हूं, इन कलरों के इंपॉर्टेंस को आपको समझाऊंगा आगे। गणराज्य बनाने के लिए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तथा उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को, 3 प्रकार के न्याय की बात भी यहां लिखी हुई है। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक न्याय, और राजनीतिक न्याय। इसके बाद लिख रहे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता। आगे लिख रहे हैं प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। देखिए कुछ कुछ बातें इसमें बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई है, एक 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 करके मैं सारी चीजें आप लोगों को समझाने वाला हूं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, तथा उन सब में, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, और अखंडता को, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, में आज 26 नवंबर 1949, वहां तिथि भी लिखी हुई है, मिति मार्गशीर्ष, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, और आत्मर्पित
करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने आपके सामने ये रख दिया है। ये सब चीज प्रस्तावना में लिखी हुई है। अब हम लोग इन जो इसमें शब्द लिखे हुए हैं, इनके क्या अर्थ हैं, इनके क्या मायने हैं, परीक्षा में क्या प्रश्न यहाँ से टच हो सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक शब्द को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। एक शब्द लिख रहा है, हम भारत के लोग। देखिए, हम भारत के लोग शब्द का अर्थ क्या है? हम भारत के लोग शब्द का अर्थ यहां ये है कि भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है, भारतीय संविधान की जो पूरी की पूरी शक्ति है, ये भारतीय संविधान की पूरी शक्ति किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। पहली बात तो ये। इसके अलावा भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। तीसरी बात, भारतीय संविधान को तैयार किसने किया है? तो भारतीय संविधान को तैयार भारत के लोगों ने किया है। हालांकि भारत के संविधान को संविधान सभा ने बनाया है, लेकिन संविधान सभा अपने आप को भारत की जनता कह करके संबोधित कर रही है कि हम भारत के लोग हैं। तो 3 प्रश्न आपके माइंड से कवर होने चाहिए यहां से। भारतीय संविधान का मूल स्रोत कौन है? भारत की जनता है। आधार कौन है? भारत की जनता है। भारतीय संविधान की जो पूरी शक्ति है वो किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। दैट्स क्लियर ये वाली बातें। तो हम भारत के लोग। इसके बाद लिख रहा है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। आगे के जो शब्द हैं, इन आगे के शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि जो भारत है, इस भारत देश का नेचर कैसा है, भारत की प्रकृति कैसी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब भारतीय संविधान का जो भारत जो है, भारत जो देश है, इस भारत देश का जो नेचर है, ये 5 प्रकार का इस प्रस्तावना में स्पष्ट किया है कि भारत की जो प्रकृति है, भारत का नेचर जो है, ये कैसा है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, भारत एक समाजवादी देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, भारत एक गणराज्य देश है। तो पहली बात तो यही कि भारत की प्रकृति कितने प्रकार की बताई गई प्रस्तावना में? 5 प्रकार की। प्रकृति मतलब भारत कैसा देश है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, भारत एक समाजवादी देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, भारत एक गणराज्य देश है। सबसे पहले एक शब्द लिख रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ आप लोग समझिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत जो देश है, इस भारत देश के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाह्य शक्ति का, किसी दूसरे देश का, किसी संगठन का, किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। भारत पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत अपनी नीतियां, भारत अपने कानून बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। दैट्स संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोबारा समझिएगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, अर्थात भारत देश के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाह्य शक्ति का, किसी बाह्य संगठन का, किसी दूसरे देश का, किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। भारत अपनी नीतियां, भारत अपने कानून बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र है। क्लियर है वाली बात। सेकंड, भारत एक समाजवादी देश है। समाजवाद का अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी के भलाई की बात कही जाए, एक ऐसा देश जिसमें सभी के हित की बात कही जाए, सभी को साथ रखने की बात कही जाए, समाज को एकजुट रखने की बात कही जाए। भारत एक समाजवादी देश है। भारत में सभी के हित के बारे में सोचा जाता है, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर के व्यक्ति के, हर वर्ग के बारे में सोचा जाता है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है,
जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इसका क्या मायना है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ हम लोग ये कहेंगे, मैं कहा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। आप कोई कहता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो वो कहना गलत होगा। भारत एक इस धर्म का है या भारत इन 3 धर्मों का है, भारत 5 नहीं। भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों के लिए समान है। डेट्स पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है, आप सब जानते होंगे, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था जो होती है उसे हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। तो भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, अर्थात भारत में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन वाली व्यवस्था है। डेट्स लोकतंत्रात्मक। नंबर 5, गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें यह एक ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जिसका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, ये राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे हम लोग कहते हैं गणतंत्र। तो 5 शब्दों के अर्थ समझ गए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं हो। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राष्ट्र का, किसी संगठन का, किसी बाह्य शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। समाजवादी, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी के हित की बात कही जाती है। पंथ निरपेक्ष, जिसमें कोई धर्म नहीं होता है, भारत का कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन। गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होगा जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे कहते हैं हम लोग गणतंत्र। जहां व्यवस्था होगी उसे हम लोग कहेंगे गणराज्य। तो भारत का 5 प्रकार का नेचर यहां बताया गया है। 5 प्रकार का नेचर कौन सा हुआ? नंबर 1, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। नंबर 2, समाजवादी। नंबर 3, पंथ निरपेक्ष। नंबर 4, लोकतंत्रात्मक। नंबर 5, गणराज्य। पहली बात तो ये, इसमें 2 शब्दों को मैंने ब्लू कलर में लिखा है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इनको क्यों लिखा है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय पर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं, ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय इस प्रस्तावना जो थी, इस प्रस्तावना में नहीं थे। अर्थात इन दोनों शब्दों को बाद में जोड़ा गया। इन दोनों शब्दों को कब जोड़ा गया, इसको और थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिन्हें हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखें, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब 3 प्रकार के न्याय की बात भी यहां पर कही गई है। नंबर 1, सामाजिक। नंबर 2, आर्थिक। और नंबर 3, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब कि भारत के लोगों को भारत का संविधान 3 प्रकार का न्याय प्रदान करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे लिख रहे हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब भारत के लोगों को प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात कही है। नंबर 1, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की भारत के लोगों को समानता देने की बात कही है। नंबर 1 प्रतिष्ठा और नंबर 2 अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए 3 प्रकार के भावों की बात भी यहां कही गई है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज
26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया था? तो आप क्या कहेंगे? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। क्लियर ये वाली बात है। देखिए क्या क्या प्रश्न बने, एक बार सारे प्रश्नों को मैं दोबारा से समझा रहा हूं। नंबर 1, भारतीय संविधान का मूल स्रोत कौन है? भारत की जनता। दूसरा, भारतीय संविधान का मूल आधार कौन है? भारत की जनता है। भारतीय संविधान की पूरी शक्ति किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। सेकंड, प्रस्तावना, जो इस प्रस्तावना में एक और बात ध्यान रखना है, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार। अगला प्रश्न बन गया कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार। उस वक्त प्रस्तावना में भारत का नेचर, भारत की प्रकृति, भारत कैसा देश है, 5 प्रकार से स्पष्ट किया। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, समाजवादी देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, लोकतंत्रात्मक देश है, गणराज्य देश है। इसके बाद तथा उसके समस्त नागरिकों को, प्रस्तावना में भारत के लोगों को कितने प्रकार के न्याय देने की बात कही है? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रस्तावना में भारत के लोगों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात कही है? 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। प्रस्तावना में भारत के लोगों को कितने प्रकार की समानता देने की बात कही है? 2, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रस्तावना में भाईचारा बढ़ाने के लिए कितने प्रकार के भावों की बात कही है? 3, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित कितनी तारीख को किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? 26 नवंबर 1949 को तिथि कौन सी थी? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। आइए समझते हैं। अगली स्लाइड के माध्यम से एक बार दोबारा से इन सारी चीजों को समझा रहा हूं, सुनते जाइएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान का, जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान का मूल स्रोत, भारतीय संविधान का मूल स्रोत जो है वो है भारत की जनता। भारतीय संविधान का मूल स्रोत कौन है? भारत की जनता। इसके अलावा बात करें भारतीय संविधान का मूल आधार कौन है? भारत की जनता। किसमें शक्ति निहित है भारतीय संविधान की? भारत की जनता में। नेक्स्ट, प्रस्तावना जो है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में जो भारत शब्द है, इस भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? अभी आपको मैंने बताया था 2 बार। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार। नेक्स्ट, जो भारत है, इस प्रस्तावना में भारत का जो नेचर है, भारत की जो प्रकृति है, ये कितने प्रकार से स्पष्ट की है? 5 प्रकार से। कैसे? नंबर 1, कहा है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व, कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। भारत एक समाजवादी देश है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इनके सबके अर्थ मैंने आपको पहले बता दिए हैं। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। भारत एक गणराज्य देश है।
तो प्रस्तावना में भारत का नेचर 5 प्रकार से स्पष्ट किया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, समाजवादी देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, लोकतंत्रात्मक देश है, गणराज्य देश है। इसके अलावा बात करें तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इस हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को, प्रस्तावना में जो भारत के नागरिक हैं, इन भारत के नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय देने की बात की है। तो भारत के नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देने की यहां बात कही गई है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? भारत के नागरिकों को एक न्याय सामाजिक, सेकंड आर्थिक, नंबर 3 राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय देने की बात भी प्रस्तावना के अंतर्गत कही गई है। दैट्स क्लियर ये वाली बात भी। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे समाज स्वतंत्रता। तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात यहां कही गई है। नंबर 1 बात करूं विचार, नंबर 2 बात करूं अभिव्यक्ति, 3 बात करूं विश्वास, 4 बात करूं धर्म और 5 बात करूं उपासना। तो प्रस्तावना में भारत के लोगों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा बात करें तो हमने बात करी थी समानता की। तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात कही है। एक प्रतिष्ठा, और 2 अवसर। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये 2 बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। 2 प्रकार की समानता की बात कही है। इसके बाद क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को रखने के लिए तथा उन सब में मतलब भारत के लोगों में बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब भाईचारा, बंधुता बढ़ाने के लिए 3 प्रकार के भावों की बात कही गई है यहां पर। एक व्यक्ति की गरिमा, एक कहा व्यक्ति की गरिमा, नंबर 2 राष्ट्र की एकता, नंबर 3 अखंडता। 3 प्रकार की बात यहां कही गई है और अखंडता। डेट्स ये भी बात ध्यान रखेंगे, बंधुता बढ़ाने के लिए 3 प्रकार के भावों की बात कही, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। इसके अलावा बात करें तो लास्ट की एक लाइन से एक और प्रश्न का जवाब हमें मिलता है। वो क्या जवाब मिलता है, ये भी सुनना आप ध्यान से। भारतीय जो संविधान है, इस भारतीय संविधान को अंगीकृत, भारतीय संविधान को अधिनियमित और भारतीय संविधान को आत्मर्पित कितनी तारीख को किया गया था, ध्यान रख, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया था। इस दिन तिथि कौन सी थी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रमी संवत मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी
विक्रमी संवत 2006। 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। सभी प्रश्न मैंने आपके समक्ष एक बार पुनः रख दिए हैं। भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार। प्रस्तावना में भारत की प्रकृति कितने प्रकार की? 5। नंबर 1, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अर्थ क्या होते हैं मैंने बता चुका हूं। भारत के नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देने की बात कही है। 1 सामाजिक, 2 आर्थिक, 3 राजनीतिक। प्रस्तावना में भारत के लोगों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात कही है? 5 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। प्रस्तावना में भारत के लोगों को कितने प्रकार की समानता देने की बात कही है? 2 प्रतिष्ठा, अवसर। प्रस्तावना में भारत के लोगों को बंधुता बढ़ाने के लिए कितने प्रकार के भावों की बात कही? 3 व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित कितनी तारीख को किया है? 26 नवंबर 1949। इस दिन तिथि कौन सी थी? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। कोई संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये सारी चीजें एक बार आप लोग अपने माइंड में ध्यान रखें। प्रस्तावना को आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार इस प्रस्तावना को देख करके आप लोग मन ही मन में एक बार उच्चारण करें इसका। ठीक है, आपने पढ़ा। एक बार इन सारी बातों को, सारे शब्दों को एक बार माइंड में सेटअप कीजिए आप लोग। इसके बाद बात करें तो इसके बाद हम लोग संविधान संशोधन कब कब हुए उनके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। समझते जाना मेरी बात को ध्यान से। अब हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ सामान्य सी बातें। देखिए, पहली बात तो ये कि प्रस्तावना होती क्या है। जो भारतीय संविधान है, मैं भारतीय संविधान के संदर्भ में इसकी परिभाषा की बात करूं तो संविधान का प्रस्तावना क्या होती है? संविधान का वह आरंभिक आलेख, संविधान का वह आरंभिक आलेख जिसमें उस राष्ट्र के संविधान निर्माताओं के विचार दृष्टिगोचर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। क्लियर ये वाली बातें। अब देखो, जो प्रस्तावना होती है, इस प्रस्तावना को सामान्यतया जो प्रस्तावना होती है, इस प्रस्तावना को आप लोग भी सुने होंगे, समझे होंगे। प्रस्तावना को सामान्यतया संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। तो सीधा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, आप लोग जवाब देंगे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दैट्स क्लियर। ये वाली बात भी, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावनाओं का। हालांकि देखिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो ध्यान रखना भीमराव अंबेडकर ने तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। दैट्स क्लियर। ये वाली बात भी। आगे देखिए, तो प्रस्तावना को सामान्यतः संविधान की आत्मा कहा है। किस किसने कहा है? देखिए, एक व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, एक व्यक्ति थे सुभाष कश्यप, और एक व्यक्ति थे ठाकुरदास भार्गव। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष कश्यप और ठाकुरदास भार्गव। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष कश्यप और ठाकुरदास भार्गव, इन तीनों ने इंडियन प्रीएम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की
आत्मा कहा है। क्लियर है वाली बात? तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष कश्यप, ठाकुरदास भार्गव, इन तीनों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। सुभाष कश्यप ने थोड़ा चेंज रूप में कहा था। सुभाष कश्यप ने यह कहा था कि जो संविधान है, संविधान भारत का शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। कहा आत्मा ही है। एक व्यक्ति थे, न्यायाधीश थे, एन पालकीवाला। जो एन पालकीवाला जो न्यायाधीश थे, इन एन पालकीवाला न्यायाधीश ने जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो जो पालकीवाला जो न्यायाधीश है, इन न्यायाधीश ने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था के एम मुंशी। इस के एम मुंशी ने जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। तो जो के एम मुंशी इन के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। इसको भी थोड़ा माइंड में ध्यान रखना। तो किस किस ने क्या कहा? एक तो साधारण प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किस किस ने कहा? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष कश्यप, ठाकुरदास भार्गव, तीनों ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। एक न्यायाधीश थे एन पालकीवाला। इस एन पालकीवाला न्यायाधीश ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। एक व्यक्ति थे के एम मुंशी। इस के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का, इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न ये वाला पूछ लिया जाता है। तो के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक कुंडली कहा है। ध्यान रखना इस बात को भी आप लोग। आगे लेकर चलता हूं आप लोगों को। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के ऊपर 4 राष्ट्रों का प्रभाव देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के ऊपर एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के ऊपर 4 राष्ट्रों का प्रभाव देखने को मिलता है। कितने राष्ट्रों का? 4। कैसे सर 4 राष्ट्रों का प्रभाव कैसे? आप लोगों ने जब भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पढ़े होंगे, उस समय पर भी मैंने आपको ये बात समझाई होगी कि भारतीय संविधान पर 4 राष्ट्रों का प्रभाव कैसे देखने को मिलता है। तो 4 राष्ट्रों का जो प्रभाव है, वो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में भी हमने समझा था। कि सबसे पहली बात करूं तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की भाषा ली गई है। सीधा सा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, ये भाषा हमने कहां से ली है? ये प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। नंबर 2, अमेरिका। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में एक शब्द है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में जो वर्णित हम भारत के लोग शब्द हैं, ये हम भारत के लोग शब्द कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। फ्रांस। जो संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में 3 प्रकार के भाव हैं। समानता के, स्वतंत्रता के और बंधुता, भाईचारे के। तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो भाव हैं, ये भाव हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। नंबर 4, रूस। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में वर्णित एक शब्द है न्याय। ये न्याय शब्द हमने कहां से लिया है? ये न्याय शब्द हमने रूस से लिया है।
ध्यान रखना इस बात को। प्रस्तावना पर 4 राष्ट्रों का प्रभाव है। एक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रीएम्बल की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ली है। अमेरिका से हमने हम भारत के लोग शब्द लिए हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के भाव फ्रांस से लिए हैं। और न्याय शब्द हमने रूस से लिया है। तो ये सारी बातें आपके माइंड में सेटअप हुई होंगी। किस किस ने क्या क्या कहा वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आगे देखिए, तो हमने पढ़ा भी था समानता, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 3 प्रकार के बंधुता के भाव हमने पढ़े, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता के भाव। न्याय शब्द रूस से लिए, न्याय हमने पढ़ा भी 3 प्रकार के न्याय की बात कही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्लियर है वाली सारी बातें? समझ में तो आ रही होंगी तुम लोगों को मेरी बातें। चीजों को बार बार रिवाइज करना, नोट्स बनाते जाना, लिखोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे देखिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्यारे बच्चों, इस प्रस्तावना में संविधान संशोधन भी हुआ है। और जो प्रस्तावना, इस प्रस्तावना से संबंधित, प्रीएम्बल से संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित 2 प्रमुख वाद हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेज हुए हैं। और जो 2 वाद हुए, इन दोनों वादों में जो प्रश्न उठा वो प्रश्न ये उठा कि क्या जो प्रस्तावना है, कि क्या जो प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना संविधान का, कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। प्रस्तावना से संबंधित 2 वाद हुए सुप्रीम कोर्ट में। दोनों वादों में जो प्रश्न उठा वो प्रश्न ये उठा कि क्या जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ये प्रश्न उठा। और जो प्रश्न उठाए वो वाद कौन से थे, उन वादों में इस प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया, यहां से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक वाद हुआ था 1960 में, और 1960 का जो वाद था, इस वाद को हम लोग बेरुबारी वाद के नाम से जानते हैं। किस वाद से नाम से जानते हैं? बेरुबारी वाद। एक सीमा से संबंधित वाद था। इस 1960 का जो बेरुबारी वाद हुआ, इस 1960 के बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 1960 के बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस प्रश्न का जवाब दिया कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान का भाग है। 1960 का जो वाद था, इस वाद का नाम था बेरुबारी वाद। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान का भाग है। सॉरी, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सॉरी, 1960 का जो वाद हुआ, इस 1960 के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1960 के बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जब पार्ट ही नहीं है तो क्या इसमें संशोधन हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं हो सकता, संशोधन भी नहीं हो सकता। तो 1960 पहला केस मैंने आप लोगों को बताया, बेरुबारी। इस बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और जब पार्ट ही नहीं है तो संविधान संशोधन कहां से होगा? क्योंकि संविधान संशोधन तो संविधान में होगा, संविधान के भाग में होगा, और जब ये संविधान का भाग ही नहीं है तो संशोधन कहां से होगा?
तो 1960 के बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट संशोधन भी नहीं हो सकता। एक वाद और हुआ, और दूसरा वाद हुआ 1973 में, 1973। 1973 में एक वाद हुआ था। वाद का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। 1973 एक वाद और हुआ। वाद का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इस 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट करता है। इस 1973 केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्यवाद के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्यवाद में क्या कहा? प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। जब पार्ट है तो निश्चित रूप से इसमें अमेंडमेंट भी हो सकता है, इसमें संशोधन भी हो सकता है, हो सकता है। जब 73 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि संशोधन हो सकता है, तो प्यारे बच्चों संशोधन किया भी गया। जब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संशोधन हो सकता है, तो बिल्कुल संशोधन किया भी गया। आप लोग जानते होंगे उस संशोधन को, बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था 42, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। सरकार इस समय किसकी थी? इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी की सरकार के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। और प्यारे बच्चों, इस 42वां जो संविधान संशोधन था, जो 42वां संविधान संशोधन था, इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द और जोड़ दिए गए। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना थी, इस प्रस्तावना में 3 नए शब्द और जोड़ दिए गए। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए? एक बार वापस बैक लेकर जाऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए, इस प्रस्तावना में मैंने एक शब्द लिखा है समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक और अखंडता। तो ये 3 शब्द प्रस्तावना में पहले 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान की भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय पर एक शब्द है समाजवादी, एक शब्द है पंथ निरपेक्ष, एक शब्द है और अखंडता। और सही से ध्यान रखना, और अखंडता। ये तीनों जो शब्द हैं, ये तीनों शब्द 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस समय पर ये शब्द संविधान का हिस्सा नहीं थे। ये शब्द प्रीएम्बल का हिस्सा नहीं थे। तो कब बने? तो ये कब बने? अभी मैंने आपके साथ चर्चा की थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये तीनों शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। कौन से 3 शब्द थे? आप लोगों को पता होगा। एक शब्द था समाजवाद, एक शब्द था पंथ निरपेक्षता, और एक शब्द था और
अखंडता। तो डेट्स ये तीनों जो शब्द थे, ये तीनों शब्द शुरुआत में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन तीनों शब्दों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो डेट्स आपके लगभग ये सारी चीजें माइंड में क्लियर हुई हैं। प्रीएम्बल से संबंधित जो फैक्ट्स थे, फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। पटवार पुलिस के अनुसार ये सारी चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक दो बातें और आप लोगों को बताता हूं। 42वां जो संविधान संशोधन 1976 है, ये 42वां संविधान संशोधन एक समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। जिस समिति का नाम क्या था? उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो 42वां संविधान संशोधन एक समिति की सिफारिश पर हुआ। उस समिति का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। एक बात आप लोग और ध्यान रखना, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, ये बड़ा अमेंडमेंट था, बड़ा संशोधन था। इसके द्वारा संविधान में बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है। इसमें हमारे संविधान में बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया, इसीलिए जो 42वां संविधान संशोधन है, इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें माइंड में आप लोगों की क्लियर हुई होंगी। प्रस्तावना, प्रीएम्बल, सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड दो केसेज हुए। दो केस हुए, दोनों ही केसों में एक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में उठा। प्रश्न क्या उठा कि क्या जो प्रीएम्बल है, ये प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, भारतीय संविधान से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है, किसी भी प्रकार की व्याख्या है, तो व्याख्या करने की जो शक्ति वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। किसी भी प्रकार की इसमें कोई संदेह है, कोई बात समझनी है, संसद को समझनी है, राष्ट्रपति को समझनी है, प्रधानमंत्री को समझनी है, किसी मंत्री को समझनी है, देश के किसी नागरिक को समझनी है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसे व्याख्या से ही समझाएगा कि ये चीज ऐसे स्पष्ट होगी। उसी प्रकार से पहला केस 1960 में एक केस हुआ। केस का नाम था बेरुबारी केस, बेरुबारी वाद। जो बेरुबारी वाद हुआ, इस बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट में जब ये प्रश्न उठाया गया कि क्या प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। अब एक और बात, 1973 केशवानंद भारती केस में क्या कहा कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है। सर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? पहले कह रहे हैं कि नहीं है, उसके बाद कह रहे हैं है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब आप लोग माइंड में सोच रहे होंगे कि क्या सर सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों को बदल रहा है? कुछ समय पहले ये कहा है कि नहीं है और 13 साल बाद कह रहा है कि है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को पावर है, सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है कि वो अपने पूर्व में लिए गए निर्णयों को बदल सकता है। वो पहले इसने निर्णय लिया था कि पार्ट नहीं है, लेकिन जबकि 13 साल बाद इसने निर्णय लिया कि है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपने पूर्व में लिए गए निर्णयों को बदलने की शक्ति प्राप्त होती है। जब इसने कहा कि कर सकती है, संशोधन हो सकता है, तो संसद ने संशोधन किया, और जो संशोधन किया वो संशोधन किया 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए। एक समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्षता, तीसरा अखंडता। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी के भलाई की बात कही जाती है, सभी के हित की बात कही जाती है। भारत एक समाजवादी देश है। मतलब आप लोग क्या समझेंगे कि भारत समाजवादी देश है, अर्थात भारत में सभी लोगों को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। भारत के सभी लोगों को एक समाज के रूप में पिरो करके रखा जाता है। सेकंड, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है जिसका कोई पंथ नहीं होता है, जिसका कोई धर्म नहीं होता है, धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं हम लोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। यदि कोई कहता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र है, ऐसी कोई बात कहता है, तो डेट्स वो बिल्कुल रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ये दूसरे शब्द से हमें पता चला। और अखंडता, भारत राज्यों के संघ के रूप में है। भारत 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के संघ के रूप में व्यवस्थित है। भारत के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, भारत एक अखंड राष्ट्र है। ये तीनों शब्दों के अर्थ हो गए। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ। और भी कुछ बातें हम लोग इससे संबंधित करेंगे।